Question 376. विधानसभा पटल पर विधानसभा पटल जी धन्यवाद सभापति जी। जी आपके माध्यम से मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है कि अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि गेहूं पर 28 मार्च 2017 से 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है, पर इसके बाद भी बाहर से आने वाला गेहूं सस्ता है। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस 31 मार्च 2017 की खबर कोट कर रहा हूं। मिलर्स इन साउथ इंडिया से they will continue importing wheat from Australia and Black Sea region even with the 10% duty imposed this week as it is cheaper than locally grown supply। स्पष्ट है कि इस प्रकार के कदम के बावजूद भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। देसी किसान संघों की मांग है कि सितंबर 2016 में गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% से घटाकर सवाल पूछिए। सवाल है सर, उनकी मांग है कि दिसंबर 2016 में गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 25% से घटाकर 10% की गई, पुनः दिसंबर 2016 में 10% से घटाकर इंपोर्ट ड्यूटी 0 की गई। इसलिए न्यूनतम इंपोर्ट ड्यूटी बाहर से आने वाले गेहूं पर 25% हो, यह किसानों की मांग है। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? थैंक यू। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के पहले गेहूं पर कभी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा। पहली बार हमारी सरकार ने लगाई थी और उसके बाद जो पिछले वर्ष ऐसा अनुमान आया कि कुछ कमी हो सकती है तो उसको समाप्त किया गया था। कोशिश करूंगा कि और अधिक बढ़ सके तो उसके लिए भी करूंगा, लेकिन पहले नहीं लगता था। इसी सरकार के आने के बाद लगा, फिर हटा और अभी करवाते हैं राज्यों के सहयोग से, और आधी राशि भारत सरकार और आधी राशि राज्य सरकार देती है और कई राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है। थैंक यू। श्री शरद यादव। माननीय मेंबर हरिवंश जी ने पूछा है, उसका एक तो जवाब नहीं आया। मैं नए सिरे से एक जवाब आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय पूरे दुनिया भर में वीट जो है वो बम्पर क्रॉप आई हुई है। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि ये 0 इंपोर्ट ड्यूटी की गई थी। ज़रा खोज करिए, यहाँ अनाज के बहुत दलाल घूमते, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। 10% आपने किया है। माननीय सदस्य हरिवंश जी ने पूछा है कि इसको बढ़ा करके 25% करिए। एक नंबर 2, जो दाल है, इस सरकार के प्रयास से और आपके प्रयास से बम्पर क्रॉप हुई है, उसका भी इंपोर्ट चल रहा है। बहुत सा लाखों टन जो है, हजारों टन पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दाल पर और गेहूं पर
पहले 25 जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी बनाई थी उसको लगाइए। दुनिया के बाजार में गेहूं बहुत पैदा हुआ है Thank और you. ये जो 10% लगाया उससे काम नहीं चलेगा। और दाल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर भी लगाने का Thank काम you. करिए। Thank you. ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक दाल का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से दाल का उत्पादन अपने देश में इस बार बम्पर होने का है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। फिर भी तूर के आयात शुल्क को हमने बढ़ाया है और अपने देश के अंदर लगभग 6 राज्यों में तूर की खरीदारी हमारी किसानों से जारी है और 15 अप्रैल तक चलेगा। जहाँ तक गेहूं का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि पहली बार हमारी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, इसके पहले कभी लगा ही नहीं और 0 पर लाया गया कि जब ये संभावना आई कि गेहूं का कमी है, जो आंकड़े आए थे और फिर जो बाकी अर्थशास्त्रियों ने बताया जो आंकड़े आए, तो महंगा नहीं हो इसलिए उसको 0 किया गया था। लेकिन फिर भी उत्पादन अच्छा हो रहा है तो 10% अभी किया गया है। थैंक यू। श्री जयराम रमेश, नहीं शरद जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मंत्री जी कह रहे हैं, मैंने ये पूछा है कि इंपोर्ट ड्यूटी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का बहुत दाम नीचे है, किसी ने आदमी ने 0 इंपोर्ट ड्यूटी की है, उसमें भी आपको जांच करना चाहिए कि कौन ने किया। आपने नहीं Thank किया you. ये, Thank किसने you. की है? तो सवाल है कि 25 करेंगे कि नहीं करेंगे। यह सर सीधे मेरा मंत्रालय नहीं करता है, अभी 2-3 मंत्रालयों ने मिलकर जो ये किया है 10% किया है। और मैं फिर आपको ही कहूंगा कि कभी लगता ही नहीं था। इस सरकार आने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी हमने शुरुआत किया है बढ़ाना, ताकि बाहर से कम आवे। ठीक। श्री जयराम रमेश, Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, my question flows from part C of the minister's answer to this question. Sir, on the 10th of March, Rajya Sabha start question 115, the Honorable Minister gave an answer which said that the cost of production of wheat is 797 rupees per quintal. The MSP for wheat in 2016-17 is 1625 rupees per quintal, which means the return on cost is 103%. This is an answer given by the Honorable Minister on the 10th of March in response to a question by Dr. Jatia. So my question is this. Number one, does this mean that the Swaminathan Committee report recommendation of a 50% return on cost has automatically been implemented? And secondly, sir, I have checked this number with UP, with Punjab, with Bihar, and with other wheat growing states. Nobody believes that the cost of production of wheat is less than 800 rupees a quintal. Most people believe that the cost of production is anywhere between 2,500 rupees and 3,000 rupees per quintal. I would like to ask the Honorable Minister whether he will review the cost of production of wheat, because it is on that the MSP is determined. And unless you review the cost of production, you are not going to get a remunerative price for wheat farmers. थैंक यू, थैंक यू। महोदय, ये जो समर्थन मूल्य है, ये जो मूल्य एवं लागत आयोग है, 16 राज्यों के अंदर विश्वविद्यालयों के माध्यम से इसके जो एक नॉर्म्स है उसके तहत लागत मूल्य और उसके आधार पर समर्थन मूल्य तय करते हुए अपने राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए लागत मूल्य तय करता है। और मैंने ये भी बताया था कि एक कमेटी बनी और उसने कुछ रिपोर्ट दिया है कि जो तय करने की प्रक्रिया है, कुछ सुझाव आए हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव हो, उस पर मंत्रालय विचार कर रहा है। जो तय करने का जो तरीका है उस पर थोड़ा विचार किया जाए। एक प्रक्रिया पहले से चल रही है, एक कमेटी के सुझाव आए हैं, उसको मंत्रालय देख रहा है। श्री बलविंदर सिंह बुद्ध। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि सभी मेंबर, सभी पार्टी के मेंबर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कि जो प्राइस फिक्स की जाती है बीट की वो जायज़ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि फार्मूले को छोड़िए, क्या फार्मूला है। बात तो ये है कि क्यों सुइसाइड हो रहे हैं, उसका कारण एक है कि उसकी जो प्राइस है वो ठीक नहीं मिलती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको दोबारा 25% कीजिए,
दूसरा, आगे वास्ते लॉन्ग टर्म पॉलिसी कीजिए कि 5-7 साल के लिए कभी भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब पिछले साल 25 फिर 50 लाख टन क्यों इंपोर्ट किया जब बफर स्टॉक है? इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए आगे के लॉन्ग टर्म पॉलिसी नियत करिए, सही कीमत दीजिए, ताकि किसान बचेगा, नहीं सुसाइड नहीं रुकेगी। थैंक यू। महोदय, जो समर्थन मूल्य तय करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो कमेटी के सुझाव आए हैं उसको हम दिखवा रहे हैं, लेकिन ये जो किसानों की आमदनी बढ़ने के भी पहले सवाल आए हैं, तो सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ने से ही आमदनी नहीं बढ़ सकती है। समर्थन मूल्य भी उसमें एक सप्लीमेंट्री कारक है, लेकिन देश में हर खेत को पानी नहीं है साहब। पानी भी तो मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर उसके उच्च पैदावार के क्वालिटी के बीज और प्लांटिंग मटेरियल्स मिले, फिर लागत कम हो, मूल्य अच्छा मिले। तो इसके लिए जो योजनाएं चली है, इसी सदन में सब लोगों ने कई बार भाषण किया है कि 100 बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं 30 वर्षों से लंबित है, 30 वर्षों से, जिससे 76 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है। 80,000 करोड़ रुपये का खर्चा था, वो 25-30 वर्षों से नहीं हो सका। पहली बार इस सरकार ने 40,000 का कॉर्पस फंड बनाया, 15-16 में 23 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को पैसा दिया है, 4 साल में इस काम को करने का है। फिर इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि मंडी बनाएगी। कई राज्य बड़ी तेजी के साथ इसमें लगे हैं और अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा मंडियाँ इसमें जुड़ चुकी है, जिसमें उनको अच्छा मिलता है। और जो तीसरी बात है कि किसानों की सुविधाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं देश में, हमारे पहले से भी बहुत सारी योजना चल रही है। आप 7-8 वर्षों के जब आंकड़े देखेंगे तो किसी राज्य को किसी मद में यदि 200 करोड़ रुपया मिला तो उस वर्ष 100 करोड़ खर्चा नहीं हुआ, फिर दूसरे वर्ष उसको 200 करोड़ मिलना था तो 100 करोड़ ही कम हो गया। इस तरह से 10 वर्ष का, और इस पर हम जारी करने वाले हैं कि किस राज्य ने पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसा किसानों के हित की योजनाओं के लिए कितना गया। हम सब चिंतित हैं इस काम के लिए, लेकिन जितनी चिंता हम यहाँ करते हैं, जरा राज्यों के अंदर भी यदि इसकी चिंता की जाए तो किसान का बहुत बड़ा भला हो। थैंक यू। क्वेश्चन 377। सर, विवरण सभा पटल पर। Respected Chairman Sir, whether it is fact that existing cold storages are concentrated only in few states and there is a surplus production in Andhra Pradesh which need more than 100 cold storages to store the surplus production. What steps have been taken by the government to accommodate this surplus production? ये जो शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी का बहुत ही अहम मुद्दा सदस्य श्री ने उठाया है, मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बताने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी सदस्यों के लिए रखना चाहूँगा। हमारे देश में टोटल डिमांड जो फूड ग्रेन्स की है वो 20 तक 281 मिलियन मेट्रिक टन होने को है। स्टोरेज कैपेसिटी जो हमें चाहिए वो 196 मिलियन मेट्रिक टन की ज़रूरत है। हमारे पास जो अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी अभी तक की है वो है 48 मिलियन मेट्रिक टन, और प्राइवेट और कोऑपरेटिव्स ये सभी को मिला के 144.68 मिलियन मेट्रिक टन की क्षमता अभी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास शॉर्टेज हैं वो 37.12 मिलियन मेट्रिक टन की वेयरहाउसिंग की शॉर्टेज हमारे पास है। आंध्र को जहाँ तक ताल्लुकात है आंध्र प्रदेश का, वहाँ इन शॉर्टेज में से आंध्र को मदद करने के लिए हमारा जो मिशन चल रहा है उनके तहत MIDH के तहत आंध्र प्रदेश को अभी तक 113 करोड़ रुपए वो दिए गए हैं। 16-17 में इनके लिए 106 करोड़ का प्रावधान किया गया था, और 17-18 में भी बजट एलोकेशन उसमें 106.72 करोड़ का किया गया है। और इसके चलते वहाँ की
प्रोजेक्ट्स जो राज्य सरकार के पास आए थे उसमें से अभी तक कोई पेंडिंग नहीं है। दूसरा प्रश्न। Sir, my second question, sir, whether it is also a fact that government is planning to sanction 101 new integrated cold storage projects with a total investment of 3,100 crores, and Andhra Pradesh has been allocated mere 8 projects while Maharashtra has been given 213. Under these circumstances, how AP will cope up with the dismal allocation of cold storage projects? After bifurcation of Andhra Pradesh state has left with a meager cold of the insufficient infrastructural cold storage facilities as compared with the other states. Thank you. And the incentives and subsidies are being given the central government to develop cold storage facilities. Thank you. Even funds allocated, sir, our Andhra Pradesh is the biggest state and number one agriculturally number one state in the country. But you have given a funds to the allocation 198 crores 2016 for cold storage and other things. Small state, whereas Uttarakhand 238 crores you have given. So this disparity should not be given, sir. Our state is already in the empty bowl. They have given a Congress government divided the state and empty bowl you have given. At least you should, this government should take care of us. सर, ये जो सदस्य श्री ने बताया कि उनके राज्य को कम राशि दी जा रही है, मैं आपके माध्यम से चेयरमैन सर सदस्य के अवगत कराना चाहूँगा कि ये राज्य की कार्य योजना बनती है अपने बजट की, और वो कार्य योजना के तहत इस स्टोरेज योजना में राज्य की एक कमेटी बनती है जो स्क्रूटिनाइज करती है, और वो स्क्रूटिनाइज करके जितने भी प्रोजेक्ट पहले राज्य की कमेटी मंजूर करेगी, उसके बाद राज्य की ही एक कमेटी जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठती हैं, वो प्रोजेक्ट को केंद्र में भेजती है। उसी तरह राज्य ने जो भी इनिशिएटिव लिए थे, उसी के तरह किसी राज्यों ने बहुत इसमें तीव्रता से हिस्सा लिया, अगुवाई की, इसके चलते उसी को केंद्र सरकार मंजूर करती है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 14-15 तक इसके बीच में प्रोजेक्ट मंजूर की इतनी LOI दे दी गई, परमिशन, जो बजट में प्रावधान ही नहीं था। तो इसके चलते एक साल से हम लोगों ने इसको मंजूरी देने का बंद किया है। अभी इस साल हमारे पास 490 करोड़ की लायबिलिटीज़ हैं, और इसको पूरा करने के लिए इसी साल इसी बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया है। हमें उम्मीद है कि इसी साल हम बैकलॉग भी ख़त्म कर देंगे और 100 करोड़ के और प्रोजेक्ट भी मंजूर करेंगे। इसमें आपके राज्य की ओर से भी कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो इसको भी मंजूरी दी जाएगी। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। यू जस्ट अ मिनट प्लीज। मैं बता रहा हूँ, प्लीज स्पेशली आंध्र के विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ, और पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज कितनी क्षमता चाहिए हमको और कितना था, इसका कोई आकलन नहीं था। 15 में इसका एक सर्वे कराया गया, तो उस सर्वे के तहत जो रिपोर्ट आया कि 14 में हमको 35 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता चाहिए था, लेकिन 32 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता मौजूद थी। उसी में जो आंध्र का आया था, जब दोनों एक था, कि वहाँ पर 17 लाख मैट्रिक टन की क्षमता मौजूद है, लेकिन ज़रूरत 5.5 लाख मैट्रिक का था। लेकिन आंध्र और तेलंगाना दोनों में स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेज की कमी नहीं है, लेकिन कोल्ड चेन का भारी संकट है, जिसमें पैक हाउस, रेफर भान। तो इस दृष्टि से जो हमारे माननीय मंत्री बता रहे थे, ये योजना लगभग 6 योजनाओं के तहत और 3 मंत्रालय के द्वारा चलता है। तो वो एकमात्र बता रहे थे कि हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने इतना सैंक्शन कर दिया था कि हमने नया नहीं करके उसी को हम पूरा करना शुरू किए, और इस महीना से अब नया शुरू करेंगे, नया बजट आने पर। लेकिन आंध्र में समस्या कोल्ड चेन का है, और उसके लिए उद्यमी और सरकार जितने भी प्रोजेक्ट लाएंगे हम उसकी मंजूरी करेंगे। थैंक यू। श्री रापोलो। Respected Chairman, food warehousing and food cold storage is the strength to the agriculture and food products. And it is well known that per annum minimum
modest estimate, as per the modest estimate, minimum 40,000 crore rupees worth of vegetables and fruits are getting to the drains because of the paucity of the cold storage. And there are several ministries to cater to. I appreciate the answer, for the elaborate answer Minister has put forward and the replies they have given. And Question, with that please. sir, I am coming to that. With that, it is indicative. The food warehousing and cold storage is being looked after by not only Ministry of Agriculture and Cooperation, but also by food processing, but also by Ministry of Commerce, and but also by public distribution system. There are several ministries and several union cabinet ministers are looking after that. This is the indicative of the maximum government. What and is the minimum governance. question? And in that, we have opened floor for the inflow of FDI to have the extra facility of cold storage. But it has not given any result. But that's still not asked the question. I would like to know from the minister, in the backdrop of this experience and the overlapping of the ministries, whether they are going to have any separate policy for immediate expansion Thank of you. the cold storage Thank you. facilities in the country, Thank you. and to attract the maximum extent of funds for Thank the you. establishment of cold storage chains. Thank you. sir. You could have asked the question earlier instead of inflicting a महोदय, speech. एक खुशखबरी माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसी 23 मार्च को देश के 101 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट की मंजूरी फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने दी है, जिसका जो क्षमता है 2.76 लाख टन है, लेकिन हैंडलिंग के बाद उसकी क्षमता एक साल में 3 गुनी यानी 8.28 लाख टन होगी और इससे 13% जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं में कमी आएगी। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है कि एक बार 101 प्रोजेक्ट इसी 23 मार्च को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने किया। Thank you, Shri Basavaraja Patil. अन्य सभापति जी, ये जो कोल्ड स्टोरेज देते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं सरकार के तरफ से दिए गए, कई बार बड़ी मात्रा में दी गई है, जहाँ पर कोल्ड प्रदेश है वहाँ ज़्यादा दिया गया है। हमारे कर्नाटक की डिमांड क्या थी और सरकार ने कितनी मंजूरी दी, मैं इसके बारे में सरकार से पूछना चाहता हूँ। Thank you. माननीय चेयरमैन सर, बसवराज जी ने जो हमको सवाल पूछा है वो मैंने पहले सवाल में ही उनको बताया था कि राज्य की कार्य योजना बनती है और राज्य में ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की और इसको स्क्रूटिनाइज करने की राज्य की कमेटी होती है और वो राज्य की कमेटी फिर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है स्टेट की और वो हम केंद्र को मंजूरी के लिए भेजते हैं। आपके राज्य में से भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट आए थे उन्हीं को मंजूरी दे दी गई थी। आपने जो बताया यहाँ मैंने एक सामने से नहीं पूछा था, तभी भी एक सत्य जो था आपके सामने रखने की कोशिश किया था कि यहाँ से LOI जो ज़्यादा मात्रा में दे दी गई, जैसे बजट नहीं था, बजट के उपरांत उसको मंजूरियाँ दे दी गई, तो इसके चलते अभी इसको हमने बंद किया था। अभी इसी साल ये जो बाकी थे, जो हमारी लायबिलिटीज़ थी सरकार की, जो अगली समय में मंजूरी दे दी गई थी बजट नहीं होने के बावजूद, इसी को अब हम बैकलॉग उसको मंजूर कर रहे हैं और जिस राज्य को जितनी आवश्यकता होगी इसका ध्यान रख के आगे के लिए करें। Thank you, Shri Rajiv Shukla. सभापति जी, पहला सवाल आज इत्तेफाक है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सलूशन क्वेश्चन नंबर 2 में था। बड़ा इत्तेफाक की बात है। आप कह रहे हैं कि गेहूं पे इम्पोर्ट ड्यूटी लोगों ने लगाने की बात कही कि गेहूं का आयात हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पैदावार है। अगर जो दूसरे सवाल में था कि कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चेन, अगर इन्हीं की समुचित व्यवस्था हो जाए तो आयात करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे तो उनका एक बार बयान था कि 2000 टन गेहूं हमें जो है समुद्र में फेंकना पड़ा क्योंकि सड़ जाता है उसको करने के लिए। तो मेरा सवाल मंत्री जी से है कि एक स्कीम शुरू की गई या कोल्ड स्टोरेज के लिए
कि सैलो बनाने की, और उसके लिए है कि प्राइवेट सेक्टर को कहा गया वो 20 करोड़ खर्च होता है, उसमें आप 15-20% का मुनाफा उनको प्रॉफिट देते हैं। उसमें कितनी सफलता मिली, कितने सैलोज बन चुके हैं कंट्री में, और जो उनका है कि आंध्र प्रदेश में कितने बने हैं और बाकी पूरे देश में कितने बने, जानना चाहता हूँ आपसे। सर, ये जो प्राइवेट का माननीय राजीव जी ने प्रश्न पूछा है, वो इनके फिगर्स अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मगर मैं इनको उपलब्ध करवा दूंगा क्योंकि ये और डिपार्टमेंट से इनकी ओर जा रहा है। जी, ये बताना चाहूँगा कि कोल्ड स्टोरेज कितने क्षमता का बन गया है, तो हमने बताया कि 15 में अध्ययन कराया था, लेकिन जहाँ तक वेयर हाउसिंग या गोदाम का सवाल है, ये जो 16 दिसंबर तक के हमारे पास आंकड़े हैं कि देश में 144.68 मिलियन मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता, अब राज्य बार चाहेंगे तब तो अलग से देंगे, ये हमारे पास उपलब्ध था। ज़रूरत थी 196 मिलियन मैट्रिक टन की, और ये जल्दी से हम पूरा करें, इसके लिए 3 मंत्रालयों के माध्यम से ये 7 जो डिपार्टमेंट है इस काम को कर रहा है, बड़ी तेजी से हम इसको कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 378, questioner not present, let the answer be given. Yes, thank you. Mr. Sukhendu Shekhar Roy. Sir, while I congratulate the Honorable Railway Minister for introduction of Siliguri New Kuchbiar demo in North Bengal, I would like to know through you, sir, from the Honorable Minister as to whether the Railway Ministry has taken sufficient safeguards in implementing Supreme Court's directives for maintenance of minimum speed limit as prescribed and the natural corridor of elephants who are being killed by speedy trains in the forest area through which this train is supposed to ply. Sir, this is a very important question. We really need to protect the wildlife. Unfortunately, over a period of time, many of our railway lines, roads, go through some of the protected area. And as we know, protecting corridors is very important for protection of wildlife, because wildlife always migrate from one place to another. If you go to Serengeti in Tanzania, thousands and thousands of animals travel to Kenya. From Kenya, they go back to Serengeti. So this is a normal practice on the part of, so this has happened over a period of time. It's a very painful thing when you see an animal dying because of speeding train or speeding car. So we have to take, so we are taking note of this, but I think we need to take even more measures. I had a meeting with the Chief Minister of Assam, because even in Assam there is a problem of elephants getting Supreme Court directive there that will definitely follow. But I'm saying going beyond it, we really need to take care of these. Are very, very essential. I agree with you. Shri Ramnath Thakur. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में कितने किलोमीटर बड़ी लाइन तब बनकर तैयार हो गई और कितने किलोमीटर बनना है 3 वर्षों का। ये सम्मानीय सदस्य को मैं दे दूंगा। सर, एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि जहां पर पैसेंजर सर्विस ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रॉड गेज लाइन, तो पैसेंजर सर्विस के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं कि कितने बिहार के लिए बने, मैं आपको जरूर भेज दूंगा, क्योंकि आपको सुन के बहुत खुशी होगी जब मैं आपको फिगर दे दूंगा। मैंने उस दिन सदन में पढ़ के भी दिखाया था कि बिहार के लिए बड़ी मात्रा में धन दिया गया है, काम हो रहा है, इसके लिए आपको खुशी होगी सुन के, तो मैं आपको पूरी खबर आपके पास भेज दूंगा। Thank you, Shri K.K. Ragesh. Thank you, sir. My question is very straight. Honorable Minister, in the reply, had enlisted 75 newly constructed broad gauge lines and also the new trains which has been introduced and the extended train services. Sir, in this list, unfortunately, Southern Railway, especially the state of Kerala, did not find any place. So, during the last 2 budgets, no new trains were introduced in the state of Kerala, and lot many request is pending before the government for constructing new lines. Why Kerala's name is not there in the roadmap
of the railway. And Thank you. why it is happening, whether the government is showing any kind of apathy or stepmotherly attitude towards the state of Kerala. Thank you. Sir, I would like to draw attention of the honorable member to the fact that this question does not belong to each and every state of India. There are 29 states in the Union of India, there are union territories. This is about passenger services of newly constructed broad gauge lines. Correct. What we have done is, therefore, these are the broad gauge lines which have been converted to the other gauge lines converted to broad gauge, and therefore, what are the trains started on that? That was the question. Thank you. As far as Kerala is concerned, again, sir, I have read out, I think unfortunately, probably the honorable member was not present in the House, when I gave the entire figure of how much money has been given to Kerala, more than any time in the past, and that too, sir, we have also entered into an agreement with the Kerala government to make a joint venture. So this addition to the amount of money that is already been given to Kerala government by the normal budget resources, which is far more than any time in the past, is now going to get more. Also, incidentally, we started the Humsafar train, also started from Kerala. So what you are probably not keeping track about what are the new trains getting started. So that's why probably you are more in Delhi. But I am saying we have started a lot of trains in Kerala also. I have personally gone there, flagged out the train. No, please, no discussion on this. No discussion on this. Please, Mr. Ragesh, please. Mr. Ragesh, please. Please, the question is not on that. No, the question is not on that. Please. Question 379. Yes. जी, supplementary. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पंजाब में जो कृषि है उसका सारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब का किसान सारे देश का पेट भरता है, पर उनको विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि पंजाब के किसान की अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है 2016-2017 की। थैंक यू। महोदय, प्लीज, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? महोदय, पंजाब में हमारी कौन कौन योजना चल रही है और 16-17 में हमने कितनी धनराशि दी है, ये हमने सभापत्र पर भी रखा है और माननीय सदस्य को भी बताया है। इसके अलावा जो राज्य आपदा अनुक्रिया कोष है या फिर वित्त आयोग की जो 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा है, उसमें भी बहुत बड़ी राशि पंजाब को बढ़ाई गई। थैंक यू। दूसरा सवाल। और मैं एक ये जानना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना है वो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत बढ़िया योजना चलाई गई किसान का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। तो पंजाब में उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूंगा इम्प्लीमेंटेशन। कि पंजाब में फसल बीमा योजना वहाँ की सरकार लागू नहीं करती है। मुझे विश्वास है कि नई सरकार आई है वो जरूर लागू करेगी। थैंक यू। श्री शमशेर सिंह दुल्लो। सर, मैं आपके मार्फत से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब जिसको पंजाब किसान जो है वो अन्नदाता कहा जाता है और पंजाब में खुदकुशियाँ भी बढ़ रही हैं दिन पर दिन। और पिछले जो यहाँ उनके वेलफेयर के लिए फंड रखा है बड़ा कम फंड है। एक तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि फार्मर जो है, एक तो लैंड ऑनर होता है, पिछली दफ़ा भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था, जो टेनेंट होता है, जो फार्मर की परिभाषा बताएं, क्योंकि कई दफ़ा जो टेनेंट हो या लैंडलेस लेबरर हैं वो भी किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या उनकी वेलफेयर के लिए भी कुछ ना कुछ आपने प्रावधान किया है? और क्योंकि पंजाब ने हमेशा सेंट्रल पूल में भी अनाज का 60% अपना योगदान पाया। थैंक यू। और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो फंड रखा गया है वो भी बड़ा कम है। क्या इस पर पंजाब के लिए फंड बढ़ाने का कोई प्रावधान करेंगे?
माननीय सदस्य ने अगली बार पूछा था वो मुझे याद है कि लास्ट क्वेश्चन में आपने पूछा था कि जो लैंडलेस लेबर है और वो किसानी दूसरे लैंडलॉर्ड्स की करते हैं, क्या इनको फसल बीमा का बेनिफिट मिल सकता है? हाँ, उसको मिल सकता। ठीक ठीक, नहीं, उसको मिल सकता है। सुन लीजिए नहीं, उसको मिल सकता है। अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये प्रावधान है। यदि वो किसान के साथ अपना MOU करके वो प्रीमियम भरेगा तो उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवर दिया जाएगा। और पंजाब में जो कि लागू ही नहीं किया है, नई सरकार स्टेट गवर्नमेंट को इसको नोटिफिकेशन करके लागू करना होता है, वो करेंगे तो इसका बेनिफिट इनको भी मिलेगा। थैंक यू। श्रीमती अंबिका सोनी। Question is funds for the upliftment of farmers in Punjab. I'm afraid that the ministry has, जैसे बोलते हैं ना, पतीलों की खुरचन इकट्ठी करी है। जवाब में दिया है कि नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी is given 1 crore. National mission on micro irrigation another crore. Agroforestry 2 crore. I mean, the question is, the answer is far removed from the question. The coffers in Punjab are empty. The newly elected Chief Minister of Punjab recently visited Delhi and called on the Agriculture Minister and the Prime Minister, asking for a special package for Punjab farmers who have been compelled to commit suicide in large numbers in the last 10 years. I want to know, does this government plan to consider that special package, and how much do they plan to consider? Thank you. महोदय, ये जो जिस कम धनराशि की आप चर्चा कर रही हैं, ये जो राज्य का 16-17 का जो कुल आवंटन है वो नहीं है। जो फर्स्ट किस्त रिलीज हुआ वो है। आप देखेंगे तो कई योजनाओं का भी, सिर्फ पंजाब सरकार का ही नहीं, अन्य सरकारों का भी पिछले वर्ष जो राशि गई वो पूरा खर्चा नहीं हो पाया। और जो इस वर्ष का जो गया उसका भी फर्स्ट अलॉटमेंट जो गया उसका जब यूसी आएगा तब दूसरा उनको जाएगा। ये मात्र रिलीज है। और एक उदाहरण मैं पंजाब का बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा उस राज्य में ये माइक्रो इरिगेशन है, तो 15-16 में 42.99 करोड़ रुपये निर्गत किए गए, जिसमें से राज्य ने 9.45 करोड़ रुपये खर्च किए। सिर्फ उसी राज्य की कसूर में मैक्सिमम राज्यों की ही स्थिति है। तो आवंटन है ज़्यादा और पहला किस्त खर्चा करेंगे, फिर दूसरा जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत जरूर ये भी होती थी कि हमारा जो बजट जो सब पास होने की प्रक्रिया होती थी वो पैसा जाता था मई में और जून से वर्षा शुरू हो जाती थी। तो सिर राज्य का ही कसूर नहीं है। और इसीलिए पहली बार मुझको लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार 31 मार्च के पहले सारे बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई और इस बार अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, सेकंड वीक में राज्यों को पैसा जाएगा। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष से खर्चा की गति बढ़ेगी। पैसे की कमी नहीं है, खर्चा नहीं हो पाता। थैंक यू। श्री तुलसी। यस, यस और नो? मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप देखिए कि जो आपकी सरकार थी तो उस समय मैं वही पैकेज विशेष सहायता की मैं बात कर रहा हूं राज्य को, तो 2010 से 15 तक उस राज्य को 21,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। ये है 10 से 15 तक का। और 15 से 20 के लिए यह राशि लगभग 3 गुना हो गया है, 63,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये भी विशेष सहायता है राज्यों को। ठीक ना प्लीज अंबिका जी, मैं फिर रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 5 वर्षों के अंदर उस राज्य को 21,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं और 15 से 20 तक 23,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। थैंक यू। लेट्स हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मिस्टर तुलसी। Thank you, Honorable Chairman. I want to ask the Honorable Minister that according to the statement which is laid on the table by him,
there are 13 schemes in which monies have been released, a total of 586.55. I want to ask the Honourable Minister, why is it that not 1 rupee has been released with regard to crop insurance scheme of the Prime Minister? हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया होता है कितना, हाँ, फसल बीमा योजना में कितना नुकसान हुआ इसके आंकड़े आते हैं और तब भारत सरकार अपना अंश देती है। और पंजाब में ये बीमा योजना चल नहीं रही। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर ये बीमा योजना आदि चलती रहती, उनका नुकसान का आंकड़ा आया होता तो हमने कितनी राशि दी इसका इसमें जिक्र होता है। Thank you. Thank you. No, please. All right, fine. Question 380. में तो जब वहाँ चल लिए नहीं रहा है। Questioner absent. Let the answer be given to question 380. Yes, Shri Manish Gupta. Sir, the Honorable Railway Minister has spoken in his reply about a new advertising policy, meaning thereby advertising internally and externally in trains. But we have seen from past experience that public space is taken up for advertising, it clutters up the eye line. The entire, the environment, the proximate environment is affected. Now, in the name of earning revenue, whether that revenue will have a direct effect on passenger fares or not is an issue which has not been focused here. But the fact is the railways going to bring in safeguards to see that the beauty and the dignity of the railway system is not jeopardized by random advertising? Sir, let me explain this issue that traditionally the 2/3 of the revenue come from freight, 1/3 come from the passengers. In, say, for example, the most developed countries, almost 30% of the revenue come from non-fare sources. Japan gets that much. Some other countries get even 25%. So railways is suffering from financial challenges. To overcome that, we created a non-fare revenue directorate, which was mentioned in my budget speech. And this directorate now is working on a very aggressive strategy. And in fact, there are several points which I don't want to repeat again, which I already mentioned in my body of the answer. While doing this point is well taken, that will not allow that to infringe upon the public good that people enjoy by way of looking around it, or even in terms of having sound pollution. All those issues will be taken into account. Shri Anil Kumar Sahni. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ, वैसे तो बहुत विस्तार से आपने जनता के सुविधा के लिए, यात्रियों के सुविधा के लिए इसमें विवरण दिए हैं, मगर एक जो आउट ऑफ होम विज्ञापन, इस संबंध में जो आपने दिया कि 10 वर्षों तक कि इसका विज्ञापन हम देने के लिए टेंडर करेंगे, तो जैसा देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे माफिया लोग इसमें टेंडर ले लेते हैं, और जो विज्ञापन देने वाले लोग हैं, जो विज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो वो तो लेते हैं औने पौने में माफिया लोग, और उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। इसको पारदर्शिता लाने के लिए और इसमें जो कमज़ोर ठेकेदार है वो भी विज्ञापन ले, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया? थैंक यू। बातें ध्यान में रखते हुए अभी पूरी की पूरी लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर भी है। RSQ बना के समय भी इसी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि पूरी पारदर्शिता रहे, 100% पारदर्शिता रहे, कोई लोग उसको मिसयूज ना कर पाए, जो एक्चुअल यूजर्स है उसमें सम्मिलित हो जाए, यानी कोई जो एडवर्टाइज करने वाला है उसको ही उसमें राइट करने का मतलब है। सभी चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान दिया गया है, तो मुझे लगता है ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, और कोई आती भी है तो आप मुझे ध्यान में लाइए, हम उसमें परिवर्तन करेंगे। श्रीमती कहकशां परवीन। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में ये कहा कि रेलवे जो है वित्त चुनौतियों से जूझ रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल ये करना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि वित्त चुनौतियों से उभरने के लिए क्या सरकार जितने भी यानी बड़े शहरों के जो स्टेशन है उनके आसपास जो है अतिक्रमण जो ज़मीन है उसे मुक्त कराकर उसे मॉल
उसमें मॉल का निर्माण कराना चाहती है? अगर ऐसा चाहती है तो उन्होंने क्या प्रयास किया अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ज़मीनों को? मैडम, जो पब्लिक स्पेस है सर, जो पब्लिक स्पेस है उसको मुक्त करना मैं मानता हूँ हर सरकार का कर्तव्य बनता है। अभी उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा ये उस स्टेशन के स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हर जहाँ पे कोई लाइन बनाने के लिए भूमि का जरूरत होगी, कहीं पे ज़रूरत होगी, वहाँ पे स्टेशन बनाने की ज़रूरत होगी, कहीं पे और कुछ ट्रैफिक फैसिलिटीज बनाने की ज़रूरत होगी। लेकिन अतिरिक्त अतिक्रमण भूमि को मुक्त करना मैं मानता हूँ हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए हम लोगों ने अतिक्रमण न हो इसके लिए भी कदम उठाए, और अतिक्रमण उठाने के लिए तो राज्य सरकार का सहयोग की आवश्यकता है। उसके लिए हमें एक अतिक्रमण के लिए एक पॉलिसी भी बनाने की स्थिति में काफ़ी एडवांस काम भी हो चुका है। Question 381. Yes, sir. Thank you. Supplementary, please. Sir, first of all, I would like to thank the Honorable Minister for releasing 1,235 crores to Karnataka. But however, sir, Karnataka is facing the worst ever drought in 42 years. About 50% of the deficit rainfall this year has aggravated the situation. Sir, I would like to know from the Honorable Minister how 12% of the amount released last week against the demand amount of 9,950 crores can help Karnataka to come out of this crisis. And what would be the Rabi assistance which is reported to be under consideration, and when it's going to be considered, when it's going to be released? महोदय, जहाँ तक डिमांड और कितना सैंक्शन हुआ इसका जहाँ तक सवाल है, ये अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो HLC है वो करती है। लेकिन माननीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कर्नाटक के विषय में बताना चाहूँगा कि 2009 से 2013-14 तक जो डिमांड आए थे 15,000 करोड़ थे सूखा से रिलेटेड, और उसमें उनको मिला था यहाँ से सैंक्शन होके 1,300 करोड़। क्योंकि डिमांड जितना होता है, जो कमेटी जाती है NDRF के जो नॉर्म्स है उसके तहत जो होता है वही राशि दी जाती है। तो पुराना 5 साल का मैंने आपको बताया कि 15,000 करोड़ के बदले 1,300 करोड़। हमारे आने के बाद अभी तक जो आपके डिमांड आए हैं 14,000 करोड़ के, अभी तक 14, 15, 15, 16, 16, 17, इसमें से लगभग 11,000 करोड़ के डिमांड के बदले 1,700 करोड़ आपको दिया जा चुका है। जहाँ तक रबी का सूखा का है, तो ये हमारी टीम गई थी और उसमें कुछ कागज़ की कमी थी। वो कागज़ हमको 31 मार्च को सारे कागज़ मिले हैं और शीघ्र ये HLC को जाएगा, और मुझे विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर HLC निश्चित रूप से ये भी करेगा। Second question, please. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, in addition to the assistance sought under National Disaster Relief Fund, we had also requested 967.76 crores as special grant. Whether Ministry has studied the request, and if so, whether the Ministry is going to release this amount. Thank you. Please, please stop. Come. Please do. Please. NDRF के एक नॉर्म्स है और उसी नॉर्म्स के तहत सहायता जाती है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, और जो टीम जाती है उसमें 7 मंत्रालयों के अधिकारी जाते हैं, और उसी नॉर्म्स के मुताबिक किसी भी राज्य को किया जाता है। विशेष अलग से व्यवस्था इसके लिए तो फिर वित्त मंत्रालय में आपको कोई और तरीके से चाहिए तो उसके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन NDRF का जो नॉर्म्स है उसी के तहत राज्य को सहायता मिलेगी। ठीक। श्री ऑस्कर फर्नांडिस। The state is reeling under the drought. The farmers of Karnataka are very much affected. The state government had requested the government of India to extend the loan waiver scheme for the farmers of Karnataka. And I would like to know from the Honorable Minister whether the center is going to give assistance to the state government to extend the loan waiver scheme for the farmers of Karnataka. Thank you.
महोदय, किसानों की सहायता के मामले में कर्नाटक एक अग्रगणी राज्य है। इस देश में पहली बार जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तो किसानों को ब्याज मुक्त कर्जा मिला और बाद में भी जो सरकार बनी उसने इसको चालू रखा। जहाँ तक कर्जा माफी का सवाल है, मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि कर्नाटक की सरकार भी उत्तर प्रदेश का अनुसरण करेगी। श्री बसवराज पाटिल। माननीय सभापति जी, सरकार ने कर्नाटक में सभापति जी, केंद्रीय मंत्री के रूप में आप और प्रधानमंत्री भी अनुसरण करेंगे जो यूपीए ने पूरे देश में माफ किया था। थैंक यू। ये बताएं, आप पूरे देश की बात करें, फिर एक राज्य के मैं बताऊंगा। शर्मा जी मैं महोदय को बता रहा हूं कि बैठ जाइए। हम थोड़ा आपसे आगे बढ़ के कर रहे हैं। शमशेर सिंह जी बैठ जाइए। आगे बढ़ के ये कर रहे हैं कि आपके ध्यान में होगा कि केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी बढ़ाई है, इसका परिणाम क्या है कि सिर्फ आप यदि कर्नाटक को देखें तो कर्नाटक को आपके समय पिछले 5 वर्षों में 67,000 करोड़ रुपए मिले थे और इस मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं तो 5 वर्षों का आवंटन 1,85,000 करोड़ रुपया है, जो 3 गुना से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से हम ज्यादा कर रहे हैं। प्लीज, आई होप during the question hour, questions will be questions and answers will be answers without political debates. Yes, go ahead, please. माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कर्नाटक के लिए पिछले 5 साल में जो धनराशि दी है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सवाल पूछिए। अब जो विशेषकर जो वो टीम जाती है, वो एक सलाह देती है। जैसा टीम जो है पिछले 2 साल में 13,261 करोड़ का उन्होंने राज्य सरकार ने मांग की, टीम ने 4,771 करोड़ का रेकमेंड किया और वहाँ पर जो है वो 40,045 करोड़ का अप्रूवल हुआ, लेकिन अंत में फिर 2,1200 करोड़ रुपए का पैसा क्यों कम होता है? कम से कम जो गया हुआ टीम रेकमेंड करती है, वहाँ की ज़रूरत के अनुसार करती है। तो मैं सरकार से ये विनंती करूँगा कि अनप्रेसिडेंटेड वहाँ पर इस बार अकाल पड़ा है और 42 साल में इतना बड़ा अकाल स्पेशली उत्तर कर्नाटक के भाग में नहीं पड़ा था, दक्षिण में नहीं पड़ा था। इसको ध्यान में रखते हुए रेकमेंडेड अमाउंट देने की कोशिश सरकार करेगी क्या? मैं धन्यवाद देते हुए ये बात कहूँगा। थैंक यू। जो डिमांड होता है उसके अनुकूल नहीं, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है, निश्चित रूप से जो कमेटी जाती है उसमें एक फिनांस के भी मेंबर होते हैं, तो उनके द्वारा यदि कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो एचएलसी में, लेकिन ये भारी परिवर्तन नहीं होता है। जो रिकमेंडेड होता है सामान्यतया कोई यदि वित्तीय प्रावधान के कारण कुछ कमी होती होगी, नहीं तो अधिकतर जो रिकमेंडेशन होता है वो एचएलसी उसको ध्यान में रखती है और उसमें बहुत ज़्यादा कमी करने की कोशिश नहीं होती। श्री हरिप्रसाद। Karnataka is facing a severe drought, as said by some of our members. Sir, for the past, this is the 6th consecutive year, it is facing a severe drought. And this Rabi crop, almost minus 78% of the rainfall is there in Karnataka. Sir, out of 176 talukas, 160 talukas are under the severe drought. There is a serious problem for the drinking water also. In almost all the dams, the storage level has gone to the dead storage level. And to draw the water from these rivers or the dams, there is a serious problem in Karnataka because it's been sandwiched between the major states as far as the rivers are concerned. At least there is a demand from the Chief Minister of Karnataka to the Prime Minister of this country to call the Chief Minister of all the states concerned for at least to release the drinking water for the cattle and the human beings in Karnataka. Because as said by Basaraj ji, there is a severe drinking water in both in northern Karnataka and southern Karnataka, and there is because of this river dispute, we are unable to draw the water. Whether the minister will take initiative to call the Chief Minister of the states under the leadership of the Prime Minister to solve this drinking water problem.
महोदय, जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, हमने खरीफ सूखा में 1782 करोड़ की सहायता दी है और रबी में भी जो सूखा के आए हैं, मैं आ रहा हूँ आपके उस प्रश्न पर आ रहा हूँ, लेकिन आपने ये भी सवाल उठाया था, तो रबी का मैंने बताया है कि वो BHLC में जाएगा और अच्छी मदद मिलेगी। जो रिकमेंडेशन आया होगा निश्चित रूप से उसमें बहुत कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन निश्चित, और हमने किया भी है। मैं आपको बताऊं कि पिछले बार रिकमेंडेशन था आपको डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट IMCT रिकमेंडेशन 1900 करोड़ का, HLC ने किया 1782 करोड़ का। मैंने पहले ही बताया कि जो डिमांड से अंतर होगा, लेकिन रिकमेंडेशन जो होता है तो उसमें मामूली जो वित्त का जो ऑब्जेक्शन होता है, मामूली परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न था रिकमेंडेशन उसको तक करिए। मैं इस विषय में 2 बार बोल चुका हूं, सुन लीजिए, कि रिकमेंडेशन और यहाँ जो निर्णय होता है HLC के द्वारा, जो गृह मंत्रालय के द्वारा होता है, उसमें कोई भारी अंतर नहीं होता है। जहाँ तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का सवाल है पेयजल के संबंध में, तो पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों का, उसमें कर्नाटक स्पेशली दिन भर मुख्यमंत्री जी थे और सारे अधिकारी थे और प्रधानमंत्री जी ने दिन भर उनके साथ बैठक की थी और उसके बाद उसमें कुछ बातें तय हुई थी। फिर वो प्रक्रिया अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं कि पिछले बार जो हम लोगों ने तय किया, राज्यों को निर्देश भी जारी किया है, जल संचयन, जल प्रबंधन जो पिछले बार हम लोगों ने किया था, कितना उसमें कारगर सिद्ध हुए, आगे भी क्या करना है, और कंटीजेंसी प्लान भी हम रिन्यूअल करके राज्यों को भेजा है और निश्चित रूप से हम बैठक करने वाले हैं। Question 382, please allow us to proceed to the next question. Questioner not present, let the answer be given. Answer is laid on the table of the House. Shri Premchand Gupta. श्रीमान जी, 87,734 jobs were created by food processing department and 6,30,000 jobs, estimated jobs should be created. Such schemes are under implementation. मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को और इनके महकमे को बधाई देता हूँ। श्रीमान जी, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है या सेक्टर है, ये दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले होता था, उसमें और आज में बहुत फ़र्क हो गया है। आप तो हाईली ट्रेवल्ड पर्सन हैं, आपके बैकग्राउंड को जानते हुए मैं जानता हूँ, आप तो समझते हैं कि सारी दुनिया में इस वक्त जो पैकेज फूड है वही फूड है। जो हमारे वाला सिस्टम है वो धीरे धीरे डाई डाउन होता जा रहा है और हमारे अपने घरों में भी ये ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्काई इज द लिमिट। यू कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स, यू कैन क्रिएट one of the largest, we can be one of the largest exporter in the world. तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारा सब पैकेज फूड का जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है वो है उसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप क्या ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जिससे कंज्यूमर को ये तसल्ली हो जाए कि जो डब्बा खोल के खा रहा है, जवाब सुन लीजिए। तो इसके लिए मैं आपसे थैंक यू सर। सर, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अहम और बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। इसमें कोई शक नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द सनराइज सेक्टर और इस सेक्टर को इस सरकार ने बहुत ही फोकस एरिया में रखा है। इनफैक्ट मेक इन इंडिया का जो 11 सेक्टर्स हैं उसमें इस फूड प्रोसेसिंग को भी फोकस में रखा है। एंड इट्स अ फैक्ट दैट दिस सेक्टर हैज़ बीन ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। एंड टुडे इट एक्चुअली holds the power to address many issues which affect our nation, which is number one, doubling farmers' income because the plight of the farmers need to be addressed. It's one of the biggest generators of employment as well. And food wastage, which is another issue, also this sector has the capacity to address. Like the honorable member said,
that food safety is what he spoke about. Now, I would just like to enlighten him that Food Safety Standard Authority of India is a body I'm which afraid, looks after the food safety, which comes under the Health Ministry, not under me. But we work closely, and in the last 1 year, a lot of work has been done I'm by afraid FSSAI. question hour is over. Thank you. House adjourned till 2:30 p.m.